वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग उम्मीद है अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सावधान होंगे, सतर्क होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी हवेली के बारे में बताने जा रही हूँ। हवेली कांड, जिसे हवेली यानी कि खूनी हवेली कांड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी कहानी है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी, और ये कहानी का जब खुलासा हुआ तो हर जगह ये कहानी एकदम छाई हुई थी। इस कहानी को खूनी हवेली ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दरअसल एक हवेली की ये दास्तान है जिसमें कि एक परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक एक करके मरते चले जाते हैं, और किसी को भी पता नहीं चलता कि इसके पीछे आखिर कौन है। कोई दुश्मन है, कोई खूंखार जानवर है, या फिर कोई भटकती हुई आत्मा। फिर बहुत सालों के बाद इसका खुलासा होता है, और जब लोग सामने ये खबर आती है तो लोग चौंक जाते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी और एक नई सच्ची घटना के साथ। और दोस्तों, मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना या फिर आप लोगों की भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है, मेरा कर्तव्य है। तो चलिए फिर इस कहानी को हम बिना वक्त को ज़ाया करे शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना है, इस घटना की जो शुरुआत है, इस घटने की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम कि करमुरुई गांव है। ये नाम सुनने में जितना ज़्यादा अजीब है, यहाँ पे होने वाली घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है, और आए दिन ये सनसनी खबर में आती रहती हैं। तो बात होती है दरअसल 2001 की। 2001 और 15 अगस्त का दिन होता है, जब न्यूज़ टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये खबर बड़ी तेज़ी से फैलती है कि राजस्थान में एक जो खूनी हवेली है उसमें हर किसी का हत्या हो रही है, और वो हत्या के पीछे शायद कोई भूत है या कोई भटकती हुई आत्मा। कई लोगों ने इस पे जब चर्चा की तो वो वाकई में हैरान रह गए, क्योंकि इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति होता तो जाहिर सी बात है वो पकड़ा ज़रूर जाता, लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। तो लोग इस हवेली को आखिरकार बंद करके, और जो आसपास के लोग थे वो अपने घरों को बदल देते हैं और कहीं दूर जाकर रहने लग जाते हैं। तो ये ऐसी एक घटना है, ऐसी एक कहानी है जो आप लोगों के बीच में लेकर के आई हूँ। तो दरअसल ये कहानी जो है वो राजस्थान की है। राजस्थान में दरअसल एक गांव है, और उस गांव में एक परिवार था। उस गांव में जो परिवार था वो बिल्कुल खुशहाल था। परिवार में एकदम नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक ठाक। दरअसल उस परिवार के में बहुत अमीर लोग थे। राजा महाराजाओं की जो दरपुस्त होती हैं उनमें से ही वो एक थे। उनके जो पुरखे लोग थे, वो जो लोग थे वो राजा महाराजा थे। उनकी ही ये जो थी जनरेशन वो चल रही थी, उनकी ही पीढ़ी थी। ये लोगों के पास बड़े बड़े कोठी बंगले थे, गाड़ियाँ थीं, और बहुत ही ज़्यादा ये लोग अमीर थे। वहाँ के जितने भी गांव में सबसे ज़्यादा अमीर यही लोग थे। और इन लोगों के पास एक पुश्तैनी हवेली थी, और उस हवेली में दरअसल ये पूरा परिवार रहा करता था। और इस परिवार में दरअसल बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार था। इस परिवार में बहुत सारे लोग थे। कह सकते हैं कि इस परिवार में 8 से लेकर के 10 लोग थे।
रहा करते थे। और उसके बाद जब विवाह होता है, शादी होती है, तो इस पुश्तैनी हवेली में 8 से 10 से अब टोटल 15 से 20 लोग हो चुके थे। अब इस हवेली में 15 से 20 लोग रहा करते थे, लेकिन ये लोग इतने अमीर थे कि इन लोगों ने इतनी बड़ी हवेली बना रखी थी कि इनको हवेली से बाहर किसी भी काम से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि कमरे जो हैं वो कम नहीं पड़ते थे, तो सब लोग एक साथ रहते थे। और इनके जो खान पान की चीज़ें थीं, इनके लिए अलग से खेती होती थी। सारी शुद्ध चीज़ें, शुद्ध घी, शुद्ध बिल्कुल ताज़ी सब्जियां इनको पहुंचाई जाती थी, क्योंकि ये इतने अमीर थे कि इनके पास अलग अपना बगीचा था। अपनी खेती बाड़ी के लिए अलग सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद में ये जो राजा महाराजाओं की तरह एकदम शाही तरीके से रहते थे, उसके बाद और बात तब बिगड़ जाती है। दरअसल ये कहानी में मोड़ तब आ जाता है जब इनका एक छोटा बेटा होता है। कहते हैं कि जो घर के छोटे बेटे होते हैं वो बड़े ही लाडले होते हैं। इनके छोटे बेटे का नाम दरअसल वीरेंद्र मिश्रा होता है। अब ये जो वीरेंद्र मिश्रा होते हैं, दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज किस्म के होते हैं। इन्हें अमीरी, गरीबी, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, इन सब में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सबको एक ही निगाहों से देखा करते थे, जो कि इनके परिवार से बिल्कुल विपरीत कहानी है। दरअसल और उनके परिवार में ऐसा बिल्कुल नहीं था, और जो इनके लोग थे वो हमेशा भेदभाव किया करते थे, ऊंच नीच जात पात में भेदभाव किया करते थे। मगर वीरेंद्र जो मिश्रा हैं वो सबसे अलग थे। अब वीरेंद्र मिश्रा की निगाह एक पास में माली की बेटी पे पड़ती है, और वो माली की बेटी को आंखों ही आंखों में मोहब्बत हो जाती है। अब वीरेंद्र जब भी उस माली की बेटी को देखते तो अपने दिल में कहते कि मैं शादी तो इसी से करूँगा। अब वीरेंद्र मिश्रा जो है वो शादी करने के लिए अपनी महल में जाते हैं, अपने शाही महल में, और अपनी माता जी से कहते हैं कि मुझे जो ये माली हैं जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, मुझे उनकी बेटी से प्रेम हो गया है, मुझे उसके साथ विवाह करना है, आप मेरी विवाह की तारीख पक्का कर दें। इधर ये जो सुनती हैं माता जी कि हमारे जो बेटी हैं, सुपुत्र हैं, सबसे छोटे वाले, वो एक माली के बेटी के साथ में शादी विवाह करना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कहाँ हम शाही ख़ानदान से, और कहाँ वो एक सिर्फ छोटी सी माली की बेटी। वो उनको बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो गुस्से में सबको, परिवार को इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि इसको समझा लो या फिर इसको जायदाद में से बेदखल कर दो। अब वीरेंद्र को समझाया जाता है, लेकिन वीरेंद्र भी ठहरा राजा का बेटा, जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, अब बाज कहाँ आने वाला। वो भी कहता है कि माता जी आप मान लीजिए मेरी बात, मैं शादी तो उसी से, लड़की से करूँगा, और जात पात का क्या है, हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, हम सब में एक ही खून बहता है। लेकिन माता जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे चलते चलते 2-3 साल का वक्त गुजरता है। अब जो इनकी माता है वो जब देखती हैं कि जो उनका बेटा है, दरअसल वीरेंद्र मिश्रा, वो अब काफ़ी ज़्यादा नशे में रहने लगा है, खाना पीना छोड़ चुका है, दिन रात बस पड़ा रहता है, मानसिक स्थिति उसकी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल मरने के कगार पे आ गया है। जब वो इस स्थिति में देखती हैं तो उन्हें तरस आता है, और आखिरकार वो उस लड़के यानी अपने छोटे बेटे वीरेंद्र मिश्रा की 5 साल बाद बात को मान लेती हैं और उसका विवाह कर दिया जाता है। अब माली की बेटी अब एक माली की बेटी शाही घराने में आती है, उसे शाही तौर तरीके, शाही खाना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है,
उनकी रस्में, उनके रिवाज, वो हर चीज़ से बिल्कुल विपरीत थी। उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए वो बिल्कुल नई थी। और उसकी छोटी छोटी गलतियां निकाल कर वो जो उसकी सासू माँ थी, जो उसकी सास थी, यानी कि जो माता जी थी वीरेंद्र मिश्रा की, वो हमेशा टोकती, रोकती, उसको डांटती थी और यहाँ तक कि सज़ा भी देती थी। क्योंकि राजा महाराजा में तो होता है दंड देना, अगर कोई आपने अपराध किया है, गलती की है, तो आपको दंड मिलेगा। तो वही चीज़ वो अपनी बहू पे भी करती थी। थोड़ी सी गलती हो जाए तो बहू को दरअसल धूप में खड़ा कर देती थी, सुबह से लेकर के शाम तक। कभी खाना नहीं देती थी 3-3 दिन तक। इस तरीके के अत्याचार वो अपनी बहू पर करती रहती थी। अब वीरेंद्र मिश्रा जो है वो देखता था, उसको काफ़ी दुख होता था, पर वो कर भी क्या सकता था, वो मजबूर था। ऐसे ही एक बार की बात होती है जब वीरेंद्र मिश्रा का दरअसल कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है, अब उसके जाने के बाद, जो कि एक राजमहल में इकलौता था जो अपनी पत्नी का साथ देता था, उसको साथ रखता था, हर चीज़ से उसको बचाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और यहाँ पर जो उसकी पत्नी है, यानी कि रमीला, अभी जो रमीला है उसकी पत्नी, अब यहाँ पर सारे उसको नोच खाने को तैयार थे, क्योंकि अब बचाने के लिए उसका पति भी नहीं रहा। अब रमीला की हालत उन लोगों ने इतनी ख़राब कर दी, उस पर इतना जुल्म किया, इतना मारा पीटा, उसको बंद कर देते थे, उसको कोड़े से मारते थे, उसको दौड़ा दौड़ा के मारते थे, उस पर बहुत अत्याचार करते थे। यहाँ तक कि उसको 20-20 दिन तक भूखा रखते थे, पानी भी नहीं देते थे। वो तड़पती रहती थी, वो तरसती रहती थी। और पानी देने के लिए जब वो कहती थी तो उसको नाली का पानी गिलास में भर के दे दिया जाता था। इस तरीके से वो लोग उसको तड़पाते थे, परेशान करते थे। और बचाने वाला अब उसका पति, माफ़ी चाहती हूँ, और अब बचाने वाला उसका पति उसके पास नहीं था। अब ऐसे करते करते इतना अत्याचार वो रमीला ना सह सकी और उसने भी अपना दम तोड़ दिया और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन जब दरअसल वो भगवान को प्यारी हुई, तब उसने एक छोटा सा नन्हा सा राजकुमार को भी इस दुनिया में जन्म दिया। और जब उस राजकुमार को जन्म दिया तो फिर उस राजकुमार की जो ज़िंदगी थी, कहते हैं कि ज़िंदगी भगवान के हाथों में होती है, तो वो राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन घर वालों का बर्ताव कुछ ऐसा ही था कि वो उस नन्हे राजकुमार को भी अपना पोता नहीं मानते थे, क्योंकि वो एक माली की बेटी से निकला था, जन्मा था। अब वो बेटा जब बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके साथ कैसा बर्ताव होता है, वो किस तरीके से उसकी जो दादी हैं वो उसको धुतकारती हैं, प्यार नहीं करती हैं, किसी भी चीज़ में खाने पीने से रोक टोक करती हैं, और जब वो भी गलतियां करता है तो उसको किस तरीके से सज़ा देती हैं। और उसको ये भी बात पता चल जाती है कि दरअसल उसकी जो माता है उनका देहांत कैसे हुआ था, इन लोगों ने अत्याचार किया था, उनको मार डाला। वो ये सारी चीज़ें पता चल जाती है उसको। उसके बाद वह अपने दिल में प्रण ले लेता है कि मैं इन लोगों से बदला ज़रूर लूँगा। और फिर वो बड़ा हो जाता है। जब उसकी उम्र 18 साल से लेकर के लगभग 20-21 वर्ष तक हो जाती है, तब वो लड़का, अब जो उसकी दादी थी वो अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी थी, घर में और जितने लोग थे वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। अब जवान बचता है तो सिर्फ वही नन्हा राजकुमार। अब ये जो राजकुमार है, अब ये हवेली में जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी राजशाही हवेली थी, तो कोई पता भी नहीं चलता किसी को चीखने की आवाज़ भी, और वो एक एक करके सारे परिवार के सदस्यों को मार डालता। पर वो एक बार में नहीं मारता था, वो किसी बहाने से किसी कोने में किसी को बुलाता और फिर उसकी जान ले लेता। फिर अगले दिन वो ऐसा करता और किसी को कानो खान खबर न लगती, और इस तरीके से वो सारे परिवार की जान ले लेता है। और फिर उस राज्य घराने में, उस राज्य फैमिली में, उस हवेली में सिर्फ एक वही इकलौता बचता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये खबर फैलती है, जब लोग देखते हैं कि उस हवेली में उस लड़के के अलावा तो कोई नहीं है, तब लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि कहाँ गए लोग अचानक से, सारे के सारे। तब
उसके बाद में लोग पुलिस को बुलाते हैं, इत्तला करते हैं और उसके बाद बहुत सालों के बाद पता चलता है कि इसके पीछे दरअसल राजकुमार का हाथ था। और जब इसका खुलासा होता है तो ये जो हवेली है इसको खूनी हवेली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस हवेली में पूरे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 25 खून हुए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और मेरे चैनल को अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मैं ऐसी ही कहानी सुनाती रहती हूँ। धन्यवाद।